राजनीति में सब कुछ बदलता है, चेहरे, मोहरे, सत्ता और कुर्सियां भी। आज की कुर्सी पर है एक ऐसा ही नाम जिन्होंने कभी किसानों की आत्महत्या पर आंसू बहाए और कभी सत्ता की कुर्सी पर ही बैठे अफसरों से भी टकराए। कांग्रेस के साथ शुरू किया, उद्धव ठाकरे के साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता बने और अब खुद को कहते हैं सत्ता का इस्तेमालशुदा पन्ना, पार्टी का टॉयलेट पेपर। नमस्कार, मैं हूं प्रभा ललित सिंह और आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश पॉलिटिक्स का पावर प्ले। आज हम बात करेंगे उस सत्ता संधि की जिन्होंने कभी किसानों की लड़ाई को ढाल बनाया और फिर खुद ही राजनीति का शिकार बन गए, या शायद शिकारी थे जो अब पकड़े गए हैं। किशोर तिवारी। क्या किशोर तिवारी ने किसानों की लड़ाई लड़ी थी या फिर ये लड़ाई महज कुर्सी के लिए थी? क्या उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया या फिर पार्टी में उन्हें सच उजागर करने की सजा मिली? वो हमेशा ही कहते हैं नेताओं की जवाबदेही होनी चाहिए, तो देखते हैं कि वो खुद कितना जवाबदेह हैं। स्वागत कीजिए किशोर तिवारी का। किशोर तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। किशोर जी, आज से 18 साल पहले मेरी जब आपसे मुलाकात हुई थी तो एक किसान नेता के तौर पर हुई थी। उस वक्त आप किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे और सरकार के विरोध में थे। फिर अचानक ऐसा क्या समीकरण बदल गया कि उसी सरकार में आप राज्य दर्जा मंत्री बनकर आए? देखिए, आपका ये सवाल बहुत गंभीर है। मैं एक्टिविस्ट और एजुटेशन करके, वैसे मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग किया, मैंने जी मैनेजमेंट किया, लॉ किया और ये सब करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में का जॉब छोड़ के उम्र के 35 साल को मैं आया था। जी। तो फिर मैंने सिस्टम के खिलाफ बहुत आंदोलन किए, किसानों की नीतियों पे किए कि ये नीतियां गलत है, इससे किसानों का जिनोसाइड यानी सुसाइड हो रहे हैं और आदिवासियों को उनके मूलभूत अधिकार न जल जंगल जमीन के दिए नहीं गए। लेकिन ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने फेल्यूर रहे तो मोदी जी ने कहा कि इन कोर इश्यूज पे मैं काम करूंगा जी। आप मेरे साथ काम करो। जी। तो मैंने मोदी जी के वो जो सीए जी का काम था उस वक्त प्रशांत किशोर करते थे, तो मैं उनके साथ काम करने लगा और मैंने वो चुनाव 2014 का मोदी जी से वो चीज मनवा ली कि जो किसानों के क्रेडिट के लिए, इनकम के लिए, कॉस्ट के लिए, रिस्क फैक्टर के लिए और स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए जो आवश्यक है। तो जिन मुद्दों को लेकर आपने किसानों के हितों के मुद्दे को लेकर, किसानों की पैरवी के मुद्दे को लेकर, उनके मुआवजे के मुद्दों को लेकर आपने झंडा और डंडा थामा था और उस झंडे और डंडे के साथ आपने बीजेपी में कदम रखा था, तो क्या आपने सफलतापूर्वक वो सारे करिकुलम पूरे किए जिन मुद्दों को लेकर आप बीजेपी में गए थे? नहीं, मैं 14 से 19 तक क्या हुआ कि मोदी जी ने शुरुआत तो की लेकिन मोदी जी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए और मोदी जी ने बातें बड़ी बड़ी की लेकिन हम निराश हुए। जैसे हम 4 से 14 तक हम मनमोहन सिंह जी से नाराज हुए, वैसे हम इनसे नाराज होकर फिर सभी लोग हट गए। हम तो 19 से हमने मोदी जी का साथ छोड़ दिया। किशोर जी, आप पर एक ये भी आरोप लगता है कि किसानों से मिली लोकप्रियता को आपने सत्ता के गलियारों में बस एक पोजीशन एक्वायर करने के लिए बेच दिया था। नहीं, मैं टास्क फोर्स गवर्नमेंट ने बनाई और वो टास्क फोर्स में मुझे काम करने को कहा कि आप जो इतनी बातें करते हैं, लेकिन टास्क फोर्स को कोई अधिकार नहीं थे, कोई निधि नहीं मिली थी। मैंने घर के पैसे लगा के काम किया वहाँ। बतौर मंत्री आपने अपने कार्यकाल में ऐसे कोई ठोस कदम उठाए जो आज भी जमीन पर इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं? मैंने फूड सिक्योरिटी का काम किया था, मैंने हेल्थ सिक्योरिटी पे काम किया था, मैंने रिफॉर्म, क्रेडिट साइकिल में रिफॉर्म, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे काम किया, जमीन को जिंदा करने के लिए, पानी को उपजाऊ बनाने के लिए। जमीन और पानी मर चुकी है ना जी। इस पे काम किया। भारत के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन के लिए काम किया। बुनियादी तौर पे मैंने बहुत काम किया, लेकिन पूंजीपतियों की सरकार होने से इन नीतियों में बदल नहीं आया। मैंने पेस्टिसाइड पॉइजनिंग पे भी बहुत काम किया। मैंने 80,000 गांव में जाकर लोगों से मिला
स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षण सुविधाओं में इम्प्रूवमेंट के लिए किया, और जो नैराश्य है किसानों में उसको कम करने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। जब मैं विफल हो गया तो मैंने बोला चलो आंदोलन ही करेंगे। किशोर जी, आपको लगता नहीं भारत जैसे एक डेमोक्रेसी वाली कंट्री में जब 84,000 करोड़ रुपए का पैकेज किसानों के हितों के लिए दिया जाता है, और आप तो बहुत ही एक्टिवली उस फील्ड में काम कर रहे थे, मुझे बताइए कि कितना चीज़ बदली है इन 15-18 सालों में? कितनी स्थिति बेहतर हो पाई है किसानों की? गवर्नमेंट्स, अलग अलग पार्टीज की गवर्नमेंट आई, सरकारें बनी और चली गई, तो किसानों की स्थिति को किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, एग्रीकल्चर बहुत रीच हो गया और किसान बहुत पुअर हो गए। बड़ा अजब हुआ। सरकार ने एग्रीकल्चर में बहुत इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन किसान की जो लिविंग स्टैंडर्ड या इनकम है उस पर सरकार ने काम नहीं किया। अब दुनिया से सस्ता माल यहाँ आ जाए और भारत के बाजारों में किसानों को लागत मूल्य से कम में भी सामान बेचना पड़े, तो वो किसान जिसे 2 जून की रोटी के लिए परेशानी है, उनकी बात कोई करता नहीं। जी, अभी कैसे हालात हैं अगर हम विदर्भ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे नहीं, जानना चाहें? वो 10 साल थे मनमोहन सिंह के, जी, तो विदर्भ में उस वक्त 5,400 किसान आत्महत्या हुई थी। जी, इनके 10 साल में 7,000 के ऊपर हो गई। रेशो बढ़ दररोज रहा है। वो और 10,000 किसान अभी सरकार सर्वे करे तो 70% एग्रेरियन कम्युनिटी ये नैराश्य में है। जी, बहुत कोर इश्यूज पर सरकार काम करने में विफल हो रही है। इन्वेस्टमेंट नहीं आया एग्रीकल्चर में, क्रेडिट साइकिल रिस्टोर नहीं कर पाए, कर्जा माफ करते हैं तो बैंकों का रिहैबिलिटेशन होता है। नहीं, ये विदर्भ का एक बहुत बड़ा एक की समस्या के तौर पे भी हम इसे देखते हैं, और एक सवाल भी है। समाधान के रूप में आप क्या ऑब्जेक्ट दे पाएंगे? क्या सॉल्यूशन हो सकता है इन सब चीजों का? विदर्भ में विपन्न अवस्था है ऐसा नहीं है। मराठवाड़ा, खानदेश, उत्तर महाराष्ट्र और अभी पश्चिम महाराष्ट्र में भी ये विपन्न अवस्था आ चुकी है। किसान जिंदगी जीने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान तो पूरा है। सरकार ने पैसा लगाना चाहिए, क्रेडिट उनको मिलनी चाहिए, उनके उपज पे दाम मिलना चाहिए। सरकार ने जो लागत मूल्य बढ़ा दिया है वो कम करना चाहिए, और सरकार का इंटरवेंशन होना चाहिए ना। दुनिया में सरकार इंटरवेंशन कर रही है, सब्सिडी दे रही है, क्योंकि वो 2 जून की रोटी आपको देते हैं। तो आप जैसे दालें बुला लिया, अभी तेल बुला लिया, तो क्या किसान दाल उगाएंगे, तेल उगाएंगे? किसान कपास और सोयाबीन उगाते हैं और शक्कर उगाते हैं, तो दुनिया में 10 रुपया किलो शक्कर है, यहाँ 40 रुपये में दे रहे। जी, कपास की भी वही हाल हुए, सोयाबीन के वही हाल हुए। किसान आत्महत्या क्यों कर रहा करके बेशरम तरीका सवाल किया जाता है, और सवाल का जवाब सरकार के पास है। ये मूलभूत नीतियों में परिवर्तन आ क्यों नहीं रहा? कहीं ना कहीं आप ये भी मानते हैं कि आपके पर्सनल लाइक यूज हो, और आपके अलावा और भी कई सारे विदर्भवादी लोग हैं जो आंदोलनों में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं और अक्सर अखबारों की सुर्खियां बन जाते हैं, उसके बावजूद भी इतना एक्टिव एक प्रोटेस्ट होने के बाद भी सरकार की कान में जू नहीं रेंगती, तो आपको क्या लगता है आपकी मॉडस ऑपरेंडी कहीं ना कहीं पुअर थी? आपको किसी और तरीके से कोई और हथकंडा अपना के अपनी बात सरकार से मनवानी चाहिए थी? क्योंकि पर्सन लाइक यू आप तो कमजोर नहीं दिखते कहीं से कहीं तक, ना स्कॉलरिज्म में, ना स्ट्रैटेजी में, ना अपनी बात रखने में, क्योंकि बेबाक बातों के लिए तो पूरा देश आपको जानता है। तो क्या विफलता मानते हैं आप अपनी? नहीं, कन्विक्शन नहीं है, कैरेक्टर नहीं है। जी, नेता जो किसान नेता थे उन्होंने विश्वास खो दिया। जैसे मैं चले गया था सरकार में, जी, हाँ, तो कुछ लोग रोजी के लिए, कुछ लोग रोटी के लिए सरकार में चले जाते हैं। और तो सरकार में जाना आप अपनी एक मिस्टेक मानते हैं? आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपसे गलती हुई? मैंने एक्टिविस्ट रहते हुए मेरी साख गंवा दी। आप स्वीकार करते हैं? हाँ, वो सरकार में कैसा होता है कि एक करप्ट सिस्टम है। जितने भी नैतिकता की बात करने वाले लोग थे वो हजारों करोड़ के संपत्ति के मालिक है। तो ये कहाँ से आया? इसका मतलब वो करप्ट हो गए। भारत को लगी हुई घुन है ये। तो एब्सोल्यूट पावर मेक्स एब्सोल्यूट करप्ट, तो वैसे हो गया है। तो किशोर तिवारी, आप किस तरीके से ये लड़ाई लड़ेंगे? सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ?
नहीं, क्रांति ही होगी। सिस्टम को अभी मेरे को लगता नहीं कि मोदी को 5 साल पूरे होने देंगे, लोग उखाड़ के फेंक देंगे। जिस प्रकार से पूंजीवाद बढ़ गया है, जिस प्रकार से चुनिंदा लोगों को एक्सप्लॉयटेशन की परमिशन दी जा रही है जी। और कोर इश्यूज पे सरकार काम नहीं करना चाहती, और जिस प्रकार की क्रेडिट लेने की होड़ लगी है, और देखिए ना, सरकार आई, महाराष्ट्र सरकार आई, 60,000 करोड़ का कर्जा था, अब 10 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। और भारत सरकार आई थी तो हार्डली 11 लाख करोड़ का कर्जा था, अभी 188 लाख करोड़ का कर्जा कर दी। एक कंगाल देश, गरीबी के सीमा के रेखा के नीचे रहने वाले मैक्सिमम लोग, और सूडान से भी बुरी परिस्थिति आ गई। ये क्या हो गया? ये विश्व गुरु बनने के लक्षण हैं? ये हमारे विकास की दर है, सबसे लोवेस्ट जीडीपी आ चुकी है, और तानाशाह प्रजातंत्र में सरकार चला रहे। तो क्या यही आरएसएस की राजनीति थी? क्या बीजेपी के सिद्धांत यही थे? क्या यही सब कारण थे जिससे दुखी होकर या फेड अप होकर आपने फिर शिवसेना का दामन थाम लिया? नहीं, मैं देवेंद्र फडणवीस को सबक सिखाने के लिए उद्धव ठाकरे के पास गया था, क्योंकि ये लोग संयुक्त चुनाव लड़े। जी। और जैसे ही उद्धव ठाकरे यवतमाल आए थे तो मैंने पूछा उसको कि ये लोग पाखंडी है, इनको सबक सिखाएंगे क्या? तो उन्होंने हाँ कहा, तो मैं उनके पास चला गया। अभी भी मैं उनके पास हूँ, पर उनके पास भी पाखंडी और करप्ट लोग हैं, और उन्हें सामाजिक न्याय या वंचितों का न्याय या भारत के आर्थिक प्रश्न ये समझते नहीं। तो फिर तो क्या मान लिया जाए किशोर तिवारी जी कि आपका जो पॉलिटिकल डीएनए है वो किसी भी पार्टी की विचारधारा से मैच नहीं करता? नहीं, मेरा समाज से मेरी आजी गांव में सब्जी बेचती थी, मेरे पिताजी मास्टर थे, और वो आरएसएस के फुल टाइमर थे, मैं भी आरएसएस का स्वयंसेवक रहा। लेकिन मैं जीवन के प्रति, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि शील समाधि प्रज्ञा, तो शील में अष्टांग मार्ग की जो चीजें ली उसको फॉलो करता हूँ, और प्रज्ञा तो रहनी चाहिए, नेताओं में नहीं है, समाधि की तो बात ही नहीं है। तो ये शील जो है यही खा चुका है इस देश को। और पॉलिटिक्स में क्या हो गया कि करप्ट लोगों का एक गुच्छा है वो, जिसे समुद्र में फेंकने की जरूरत है, और ब्यूरोक्रेसी भी वैसी हो गई है। तो एक बड़ी क्रांति होगी, ये लोगों को ढूंढ ढूंढ के लोग मारेंगे। जैसे ब्यूरोक्रेट अभी वो कौन था, राजीव कुमार के बाद आया हुआ इलेक्शन कमिश्नर। बड़े संवेदनशील मुद्दे पर आप ध्यान आकर्षित कर रहे हैं किशोर जी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि पॉलिटिक्स के जो सिनेरियो है पूरा एक बंच है करप्ट लोगों का, और सिस्टम से लड़ना आसान तो नहीं। लेकिन अभी वर्तमान समय में भारत के परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ें हम देखते हैं, आपकी लड़ाई एक समाजवादी व्यक्ति की लड़ाई है, समाज में रहने वाले लोगों की लड़ाई है। आप कहते हैं कि क्रांति एक होगी, भगत सिंह की दोबारा ज़रूरत है, सुभाष चंद्र बोस की दोबारा ज़रूरत है एक रेवोल्यूशन के लिए। तो आपकी भूमिका क्या रहने वाली है इस रेवोल्यूशन में? नहीं, मैं पहला पत्थर तो मैं ही मारूंगा। वो भी अमित शाह तरीके पाखंडी, मोदी तरीके, इनके सर फोड़ने के लिए मुझे शहीद ही होने की जरूरत है। अब कुछ रखा नहीं है। हम तो आदर्श बनना चाहिए, अपनी जान कुर्बान करेंगे तो दूसरे लोग आएंगे। नई पीढ़ी को क्या आदर्श दे रहे? शिक्षा का दर देखो, केजी1 का फीस 1 लाख रुपया, इंजीनियरिंग की फीस सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप ही डिसाइड करो, और सड़े सड़े कॉलेज 10-10 लाख रुपए फी ले रहे हैं। बच्चे जाना बंद कर दिया स्वास्थ्य के लिए। आप किसी भी अस्पताल में चले जाओ तो वो कितना भी बिल बना सकते हैं, और उसके बाद वो लाश भी नहीं देते आप मरे तो। बट कितना एक संवेदनशील विषय है किशोर जी कि सत्ता की बागडोर सत्ताधीशों के हाथ में है, और चाहेंगे वही जो सत्ताधीश, वही चीज इंप्लीमेंट होगी। ऐसे में एक आम नागरिक क्या करे, कहाँ जाए, किससे गुहार लगाए? एक बड़ी संकट की स्थिति देश में दिखाई देती है। नहीं, आम आदमी तो राम मंदिर के लिए जाए, हिंदू मुसलमान करे, हाँ, और गाय का मूत्र का प्रमोशन करे। ये क्या है? आम आदमी को तो बहका के रखा है सुबह से शाम तक। आप देखिए मीडिया में क्या चलता है।
बकवास है। यूक्रेन में क्या हो रहा, रसिया में क्या हो रहा, उधर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया। आरएसएस बोलता है कि इसमें मैं इमरजेंसी मीटिंग बुला रहा हूं। आरएसएस का सरकार है, आरएसएस के पास क्या है? आरएसएस का मोदी जी मानते भी है क्या? यानी पाखंड कई चरम सीमा है ये। किशोर जी, देवेंद्र फडणवीस जी को सबक सिखाने के लिए आपने उद्धव जी का दामन तो थाम लिया था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वहां से भी आप साइड बाय हो गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। देवेंद्र फडणवीस को सत्ता से बाहर रखा, उद्धव जी के पास सत्ता की बागडोर आ गई, तो उद्धव जी अप्रोचेबल नहीं रहे, कम्युनिकेबल नहीं रहे। आपका एक स्टेटमेंट भी आया था कि 10 बार आप अपने खर्चा, निजी खर्चे पर उनसे मिलने के लिए मुंबई गए, लेकिन उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया। वो सवेरे 12 बजे उठते हैं उद्धव जी, और उद्धव जी एज ए सीएम अपने लोगों से ही नहीं मिल पाए, और उनके लोग उनको छोड़ के चले गए। 90% लोग छोड़ के जाते हैं। एक अपने वलय में रहने वाले लोग हैं। आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को फिर से एक बार मिल जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। राज ठाकरे तो वर्स्ट क्वालिटी के हैं। राज ठाकरे के पास एजेंडा क्या है? हिंदू मुसलमान करते हैं, या फिर और मराठी करते हैं, और मराठी करते। देखिए, महाराष्ट्र ऐसा है, बना हुआ है कि हम मध्य प्रदेश में रहती थी, हाँ, गुजरात में रहने वाले लोग हैं। बम्बई गुजरात में थी, निजाम का राज्य था अहमदनगर तक, तो मराठवाड़ा पूरा निजामों का है। यहाँ हिंदी भाषी, गुजराती भाषी, मराठी भाषी 300 साल से रह रहे, तेलुगु लोग रह रहे हैं, कर्नाटक के लोग रह रहे हैं। हाँ, मराठी लोगों की संख्या यहाँ पे 70% है, और ये चले मराठी मराठी करके, और नाइंसाफ लोगों को, पानीपुरी वालों को मारते हैं। हाँ, ये क्या लोग है? मुंबई में 11 महानगर पालिकाओं में 80% अमराठी लोग हैं, जो राज ठाकरे के आने से उद्धव ठाकरे को वोट नहीं देंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रतिमा थोड़ी विनयशील बनाई, और मुसलमानों के लिए, हिंदी भाषियों के लिए कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया। और अभी के जो चुनाव हुए उसमें पूरे मुसलमानों ने, यानी लोकसभा विधानसभा में पूरे हिंदी भाषियों ने इनको वोट डाले, जब तो बीजेपी की हालत पतली हो गई थी। क्या आपको लगता है कि इसी बेबाक तरीके की वजह से आपको पार्टी से बाहर किया गया? नहीं, मेरी पार्टी में क्या हुआ, लोकसभा के अंदर बहुत बड़ा यश मिला। 212 सीट पर एमएलए हमारे बनेंगे ऐसा हमको लगा था। तो हमारे लोगों ने टिकट बाजी, जैसे रामटेक की टिकट बेची गई थी, बडनेरा की टिकट बेची गई थी, और आपने देखा कि जिन लोगों का कोई समाज में लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों को टिकट दी गई, और टिकट बेची और नेताओं ने बेची। ये बात मैंने जग जाहिर की, और सुबह सुबह वो संजय राउत आके बकवास करते, और दिन भर मुझे डिबेट में जाके सहना पड़ता है। तो विनय नहीं, बकवास करने की आदत, और एक ठाकरे ब्रांड था पहले, ठाकरे ब्रांड चलता था बाला साहेब ठाकरे के वक्त, और ये दोनों बच्चों ने, मुझे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने उसे बैंड पार्टी बना दिया। और बैंड पार्टी को में जो ड्रम होता है, वो ड्रम एक तरफ से देवेंद्र फडणवीस ठोक रहे हैं, तो दूसरे तरफ से संजय राउत ठोक रहे, तो ये बैंड पार्टी चलती नहीं। देखो ना, बेस्ट के चुनाव में एक सीट नहीं आई उनकी, जबकि एक छत्र छाया थी वहां पे उद्धव ठाकरे की। इनको मिला ना, मैंने इनको बोला है कि मत करो करके। ठाकरे परिवार पर ये जो डायरेक्ट आप हमला कर रहे हैं, ये आपकी पर्सनल नाराजगी है या कोई राजनीतिक आक्रमण? नहीं, बाला साहेब ठाकरे के पिताजी जो थे, प्रबोधनकार ठाकरे, ये बहुत बड़े दार्शनिक थे। इनके समाजवाद और इनकी संतों की भूमिका और जीवन जीने की शैली ये बहुत आगे थी। बाला साहेब ठाकरे ने अपना ब्रांड तैयार किया। बम्बई में उनका एक ब्रांड था, लेकिन उसकी दुकान लगा दे बच्चे, टिकटें बेचे, पैसे जमा करे, ये सब गलत है ना। और कोई तो आदमी है जो बोले कि ब्रांड को बैंड बना दिया, तो मैं बुरा क्या बोल रहा हूँ? बोलने का स्टाइल बुरा हो सकता, लेकिन सच तो बोल रहा हूँ, और सच बोलने वाले नेता ही खत्म हो गए। किशोर जी,
एक प्रवक्ता के तौर पर या एक मंत्री के तौर पर आपकी पहचान बाद में है, पहले आपकी पहचान एक किसान नेता के तौर पर है। तो उन किसानों के दिलों में आज भी क्या आप एक नेता के तौर पर एस्टेब्लिश्ड हैं? नहीं, एक कार्यकर्ता के इसमें हूँ। जी। अभी भी मैं 1000 किसान विधवाओं का परिवार चला रहा हूँ। मैं मेरे काम करता हूँ आदिवासियों के और किसानों के, और वो मैं मेरे जिंदगी में सुकून के लिए करता हूँ। हाँ, मैं मैत्री का बांटता हूँ, और मैं एक ऐसा नेता हूँ कि जाके पूछता हूँ कि आपको क्या तकलीफ है, फिर वो स्वास्थ्य का रहे, शिक्षा का रहे। हाँ, ये सब चीज़ों पे काम करने की बहुत जरूरत, समाज में ही काम करने की जरूरत। समाज अस्थिर हो गया, कर ये सब हो रहा है। मुझे बताइए, देश में 44 करोड़ मुसलमान हो गए, जो इंडोनेशिया से भी ज्यादा है, और करीबन 82 करोड़ ये हो गए, हिंदू हो गए। चलिए, आप इसे हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करो, लेकिन मुसलमानों को तुम कहाँ ले जाएंगे जो दुनिया में सबसे ज्यादा यहाँ है? और कितना दिन विरोध करोगे, कितना दिन इतिहास को लेके विरोध करोगे? अभी जैसे रशिया की नीतियों के खिलाफ नेहरू जी की जो रशिया के प्रति प्रेम था, तो उन्होंने पब्लिक सेक्टर लगाए, गेहूं आया, सब आया। आज जब अमेरिका ने आग दिखाई तो आप किससे बात कर रहे? घंटा भर पुतिन से बात कर रहे। आप पुतिन से संबंध बना रहे, आप चाइना के पास रोल हो रहे। तो चाइना तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया में छा गया है। हमारे संबंध पड़ोसियों से इतने खराब है। हमारी विदेश नीति, आर्थिक नीति, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, ये पूरी खत्म कर दी इस आदमी ने। इतना घातक ये तानाशाह होगा, मुझे मालूम नहीं था। किशोर जी, आप पर एक आरोप ये भी है कि अब आपने किसानों की भाषा बोलने की जगह मंत्रालय की डिक्शनरी की वोकैबुलरी अपने करिकुलम में डाल दी है। अब आप मंत्रालय की भाषा बोलते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं मालूम मंत्रालय की भाषा क्या होती है, लेकिन मुझे जो लगता है वो मैं बोलता हूँ, और दबा के बोलता हूँ, और मुझे बोलने का स्वातंत्र है। मुझे मृत्यु का भय नहीं। क्या आपको लगता है कि आपकी आवाज पंक्ति में खड़े उस अंतिम किसान तक पहुंच रही है, या फिर सिर्फ मीडिया तक ही ये सीमित रह जाती है? मुझे जाना चाहिए अंतिम किसान तक, क्योंकि नहीं पहुंच रही। क्योंकि गोदी मीडिया जो है, पामोलियन मीडिया जिसे प्यार से कहते हैं, वो पामोलियन मीडिया आवाज जाने ही नहीं देती। कल मैंने एक पत्र लिखा था मोहन भागवत को जी। तो एक जगह आ गया वो ऑनलाइन जी। उसके बाद देवेंद्र की टीम, नितिन गडकरी की टीम सक्रिय हो गई जी। और उन्होंने नहीं छपने दिया। ये सब पॉकेट मार पत्रकारिता करने वाले लोग हैं। बस एक लाइन में हाँ या ना में आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपने सत्ता के लिए वैचारिक समझौते किए हैं? हाँ। क्या आपको लगता है कि आपने शिवसेना में अपनी राजनीतिक जमीन खो दी है? नहीं, मैं वहां पे अनवांटेड हो गया। क्या आज भी आप किसानों के बीच में खड़े होकर ये कह सकते हैं कि मैं तुम्हारा आदमी हूं, बिना होर्डिंग के? हाँ, मैं कह सकता हूँ। और आप मालूम नहीं, मुझे लोग प्यार से बोलते हैं देवाना दाड़ला गरीबाचा मानूस, यानी भगवान ने भेजा हुआ गरीब का आदमी, जिसके मुझे स्वाभिमान है। और मुझे मेरी गलतियां सुधारने का समय है ना। मैं मेडिटेशन करता हूँ और अपनी संवेदनाएं देखता हूँ। बहुत मुझे दुख होता है कि क्या महात्मा गांधी जी ने त्याग इसलिए किया था, हेडगेवार जी ने या गोलकर गुरु जी ने आरएसएस की रचना इसके लिए की थी कि वो निकम्मे और भ्रष्ट कैडर को जमा करे। देखिए, जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस ने नहीं किया, उससे 100 गुना ज्यादा भ्रष्टाचार इन पाखंडियों ने किया है। आपके पास कोई एविडेंस भी इसके हैं कि आप इसको प्रूव कर सकें, या फिर बस आप कहने के लिए कह रहे हैं? अरे नहीं भाई, वो 2 लाख करोड़ थी, 156 लाख करोड़ खर्चा कर चुके। कहाँ गरीबी हटी? शिक्षा, स्वास्थ्य पूरा प्राइवेटाइज हो गया। गरीबी के रेखा के ऊपर कौन आए? जहां 80 करोड़ लोगों को 2 जून का अनाज सरकार देती है। ये वेलफेयर स्टेट है। ये फ्री फीस के खिलाफ बात करते थे और अभी हर चीज फुकट देने की बात कर रहे हैं।
किसान की आमदनी दुगना करने वाला आदमी 600 रुपया महीना दे रहा है उनको। नहीं किशोर जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह की विचारधारा आपकी, और आप चाहते हैं जेन्युइन तरीके से कि किसानों की मदद हो, उनकी विधवाओं को तक राहत पहुंचे, उनके बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा की सुविधा मुहैया हो, तो इसके लिए कुछ अलग तरीके से आप स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। जैसे हमने दिल्ली के इलेक्शन में भी देखा था कि अरविंद केजरीवाल क्राउड फंडिंग एक जमा करके उन्होंने दिल्ली का सत्ता पलट कर दिया था। तो क्यों नहीं हम लोग महाराष्ट्र में या विदर्भ में भी अच्छे लोगों का एक ग्रुप बनाकर प्रॉपरली एक स्ट्रैटेजिकल तरीके से लोगों तक पहुंचे, जन जागृति वाले करिकुलम करें? उस दिशा में आप कुछ सोच रहे हैं या कुछ प्रयास आप करेंगे? नहीं, राजनेता बोल के मेरी छवि पूरी खो दी है, विश्वास नहीं रह गया। एक्टिविस्ट लोगों पे विश्वास नहीं है, किसान एक्टिविस्ट हो तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं है। हम कितना भी चिल्ला के बोलेंगे तो सोसाइटी के अच्छे लोग हैं वो हम पे भरोसा नहीं करते। तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकार अपनी तरफ से कुछ करेगी नहीं, और जो समाज को रिप्रेजेंट करते हैं किसान नेता के तौर पर, एक्टिविस्ट के तौर पर, वो भी अगर आप गिव अप कर देंगे तो स्थिति जस की तस बनी रहेगी? नहीं, मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहता हूं कि समाज में नए युवकों ने आना चाहिए, नए नेताओं ने आना चाहिए, और उन्हें चारित्र का, शील कितना महत्व का है, समर्पण कितना महत्व का है, संकल्प कितना महत्व का है, यह सब कुछ सिखाना है। उन्हें वसुदेव कुटुंब की संकल्पना समझाना है, सर्वे भवन्तु सुखिना, ये सब समझाना है। और ये धनेश्वर की भूमि है, जहाँ पर जोजे वांछिल ते लाहू पसायदान, वो संतों की भूमि है जहाँ ध्यानेश्वर तुकाराम हुए। यहाँ से ही अंगार निकलेगी, यहीं से ही निकलेंगे शोले। केवल कह देने भर से निकलेंगे या इसके लिए जमीनी तौर पर जाकर आप कुछ करने वाले हैं? मैं करिकुलम की बात कर रही हूँ, कैसे शोले निकलेंगे? नहीं, एजेंडा साफ सुथरा रखो और आप कुछ मत करो, एक छोटा सा तिनका लगा के छोड़ दो, अपने आप जलता है। मैंने बहुत बड़े बड़े जन आंदोलन खड़े किए, अब मेरे पास वही एक है कि मैं जाके अंगार लगाऊं छोटी सी, वो रस्सी डाल के आ जाऊं, वो जलेगी एक दिन। कितना अन्याय सहन करेंगे, पूरी संपत्ति, पूरे संसाधन ये गंदे राजनेताओं के पास और पूंजीपतियों के पास चले गए हैं, और लोग 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। तो इनको खत्म ही करना चाहिए। मैं अभी इस पे कन्विंस हूँ कि इनको जहां मिले वहीं जमीन में दफन करना चाहिए। चलिए, ये थे किशोर तिवारी जी, जिन्होंने बड़ी बेबाक तरीके से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। किशोर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने बुलाया, आजकल तो मुझे बुलाते भी नहीं, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको जानता हूँ प्रभा, कई सालों से आप बेबाकी से पत्रकारिता करती हो, तो ऐसे ही कंटिन्यू रखो। समाज अब सुन रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि तुमसे पॉडकास्ट कराने के लिए भारत के प्रधानमंत्री तरसेंगे। थैंक यू सो वेरी मच सर। चलिए, बहुत आभार, नमस्कार। धन्यवाद आपका।